सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था केमिकल काइनेटिक्स और आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का मेरी तरफ से ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच जाएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाता हूँ। हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको विपिन सर पढ़ाए। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं एक दिन का गैप लूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दूंगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से कवर करूंगा। और आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट में जब करूंगा तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है वो आप खुद से पढ़ लेना, उसको पढ़ के तैयार रखना। ठीक है, मैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है वो कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि कभी भी वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, आता भी है तो बहुत रेयरली आता है और बहुत ही आसान है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट अपने से कर लेना। ठीक है, कि कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं एक दिन का गैप दे रहा हूं आपको। सॉल्यूशन चैप्टर आज हो ही जाएगा, उसके बाद अच्छे से नोट्स बना लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी बना लेना, लास्ट 10 to 50 ईयर सॉल्व कर लेना, लास्ट 10 to 15 ईयर सॉल्व कर लेना। उसके बाद फिर 10 से 15 साल का पेपर प्रीवियस ईयर का बना लिए तो फिर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अगले दिन पढ़ लेना। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक का जितना भी है, ठीक है, जीओसी हो गया आपका, उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया, एमीन्स हो गया, जितना कुछ भी है नीट सिलेबस में सब कुछ मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा। और याद रखना ये हमारा रिवीजन क्रैश कोर्स है, लेकिन फिर भी जहां से क्वेश्चन आता है, जहां से नहीं आता है, ठीक है, सब कुछ बताता हूँ इस रिवीजन क्रैश कोर्स में। जहां जितना एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है सब कुछ बताता हूँ। ठीक, चलो तो सोल्यूशन चैप्टर शुरू करते हैं। सोल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन यहां से आता है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री नीट की बहुत ज्यादा इजी होती है। ठीक है, अगर ढंग से पढ़ो तो। अगर आपको आवाज कम आती हो तो प्लीज ईयरफोन लगा के देखो। ठीक है, और अगर साफ ना दिखाई देता हो जो मैं लिखता हूं तो 480p रेजोल्यूशन में देखो। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेजेस में देखोगे तो बहुत सारी चीजें फालतू दी होती हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, जो आज तक नीट में कभी नहीं आया, और आया भी तो बहुत रेयर कंडीशन में आएगा। तो नीट सिलेबस में जितना है हम उतना कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से बोलूंगा, जिस तरीके से लिखूंगा, सबके बेसिस पे नोट्स बना देना, मजा आ जाएगा, एकदम झमाझम मजा आ जाएगा। ठीक है, समझे? चांद तारे फूल शबनम, लो सर से अच्छा कौन है। थोड़ी बहुत अपनी तारीफ खुद से भी कर लेनी चाहिए। चलो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनो कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारा रिवीजन क्रैश कोर्स है। ठीक है ना, हमारा ये रिवीजन क्रैश कोर्स है, तो ये समझ के चलना कि जितना जरूरत है उतना मैं आपको जरूर बता दूंगा। मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक क्वेश्चन आपका आएगा ना वो बन जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, अच्छा देखो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो और उन दो कंपोनेंट्स का जो नाम होता है वो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें दो चीज मिलाया जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और वो दो चीज को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो भी चीज ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब जो हाइयर अमाउंट में होता है उस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो लोअर अमाउंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पहचानने का क्या तरीका होता है? मान लो तुमको एक बाइनरी सॉल्यूशन दिया है, उसमें दिया हुआ है कि दो चीजें हैं, एक है 3 ग्राम का, दूसरा है 5 ग्राम का, तो बताओ उसमें सॉल्वेंट कौन है? तो जो हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट इज सॉल्वेंट। समझ में आया आपको? ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट। मतलब कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला देंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। जो सॉल्वेंट होता है हायर अमाउंट में होता है, सोल्यूट जो होता है वो लोअर अमाउंट में होता है। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें निकालना सीखो। मास परसेंटेज बहुत ज्यादा यूज आता है। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ठीक है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, जिसका मास परसेंट निकालना है, उस कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन के अंदर कितना है बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये यहां से तुम्हारा आ जाता है मास परसेंटेज। ठीक है, मैं आपको निकाल के बताता हूं कि कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा रहा है 3.65 ग्राम एस्पिरिन मिला के, ठीक है, इन 25.08 ग्राम वाटर में डाल के, ठीक है, तो बताओ कि मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन क्या होगा? क्या निकालना है? मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन क्या होगा? तो बोलोगे सर किसका मास परसेंट निकालना है? एस्पिरिन का मास
परसेंट निकालना है। एस्पिरिन को वाटर में डाले हैं, 2 कॉम्पोनेंट है, ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो किसका निकालना है? मास ऑफ कॉम्पोनेंट इन द सॉल्यूशन ऊपर आएगा जिसका निकालना है। ठीक है, तो मास ऑफ कॉम्पोनेंट मतलब मास परसेंट एस्पिरिन का निकालना है, तो 3.65 बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना? वाटर प्लस एस्पिरिन, इसको इसमें आप घोल दे रहे हो, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस, तो 3.65 प्लस 25.08 इंटू 100, ये कर दोगे तो इसका मास परसेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, ये अप्रोक्सीमेटली 12.7% आएगा। तो मास परसेंट ऐसे निकालते हैं। कभी कभी मास परसेंट दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे मान लो तुमको मास परसेंट दिया हुआ है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास। ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन में ये गिवन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, तो इसका मतलब क्या होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट होता है। 10% ग्लूकोज मतलब ये कंपोनेंट की बात होती है, तो मतलब 10 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला है, 10 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला है। ठीक है, 10 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, तो सोल्यूशन तुम्हारा 100 है। ठीक है, सोल्यूशन किससे मिलता है? सोल्यूट प्लस सोल्वेंट मिलकर बनना है, तो सोल्वेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 100 माइनस 10, तो सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है? वाटर है, इसलिए 90 ग्राम ऑफ वाटर लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये लिखने आपको आना चाहिए। वैसे ही होता है आपका वॉल्यूम परसेंट सबसे ज्यादा जो यूज होगा यही होगा, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेम इसी तरीके से जैसे मास गिवन है, जैसे मान लो तुमको कुछ दे दे, तुम्हारे पास कोई लिक्विड है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है 3 ml ऑफ लिक्विड इज डिप्ड इन 3 ml ऑफ एनी लिक्विड इज डिप्ड इन 90 ml ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ दैट लिक्विड? तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ दैट कॉम्पोनेंट जो मिला रहे हो दैट इज 3 ml बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन किससे किससे मिलकर बना है? उस लिक्विड से मिलकर बना है और वाटर से मिलकर बना है। तो मैंने 90 ml वाटर का लिया है और 3 ml कितना लिया है? किसका लिया हुआ है? इसका लिया हुआ है, लिक्विड का लिया हुआ। तो 90 प्लस 3 कितना हो गया? 93 हो गया। दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉम्पोनेंट बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3/93 इंटू 100। समझे? तो वॉल्यूम परसेंट ऐसे निकालेंगे। तो इन दोनों का यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। ऐसा कुछ दिया हो तो समझ जाना, जैसे मान लो इस केस में क्या तुमको दिया हुआ है 10% इथेनॉल इन सॉल्यूशन इन वाटर बाई वॉल्यूम। का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे लिखा हुआ था बाई मास, मतलब तुमको मास परसेंट देखना है। यहां पे लिखा हुआ है बाई वॉल्यूम, मतलब तुमको वॉल्यूम परसेंट देखना है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 ml ऑफ इथेनॉल, अब वॉल्यूम देखना है, यहाँ बाई वॉल्यूम लिखा है, तो 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर। समझ में आया? ये इसका मतलब होता है। समझ में आया? ये इसका मतलब होता है। तो ये हुआ वॉल्यूम परसेंट, ये हुआ मास परसेंट। एक होता है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी, वो वहां से नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वहां से नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों आप समझ लो, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 10% इथेनॉल इन वाटर बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर, और 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ आपका मास परसेंट, हुआ ये तुमका वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। क्या देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मैं मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई भी कंपोनेंट है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। तो मान लो एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट ए बी है। कंपोनेंट मैं किसको बोल रहा हूँ? अरे भाई 2 चीज मिला दे रहा हूँ। ठीक है, उसी दोनों को क्या नाम दे दिया गया? कंपोनेंट नाम दे दिया। बोलोगे सर इतना भयानक नाम देते हैं क्या केमिस्ट्री फिजिक्स में? बोले हाँ भाई, पहले के साइंटिस्ट थे। ठीक है, और कोई वर्ड मिला नहीं,
ठीक है, तो यही नाम दे दिए, ठीक है, कंपोनेंट नाम दे दिए। दो चीज को मिला रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। झमाझम झमाझम झमाझम, अच्छी सोच रखो, अच्छी मेंटेलिटी रखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन जो है बस वो बन जाए, पीएचडी हमें नहीं करना। चलो, मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट को एक सॉल्यूशन हम मिला रहे हैं, ए और बी को। इसका नंबर ऑफ मोल्स मैंने Na लिया है और इसका नंबर ऑफ मोल्स मैंने Nb लिया है। तो अगर मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन को मैं x से डिनोट करता हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वो मैं निकालूंगा जिसका निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखो बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब Na प्लस Nb हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं तुमको बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखो, तो तुम्हारा बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई Na प्लस Nb, ठीक है। और तुम ध्यान दोगे कि अगर XA प्लस XB करोगे तो तुम्हारा 1 आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का दिया हुआ है और दूसरे कंपोनेंट का निकालना है, तो ये सब लोचा करने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या करना होगा, एक का मोल फ्रैक्शन दिया है, दूसरे का निकालना है, तो बस 1 से माइनस कर देना होगा। समझे 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 समझे। अगर मान लो उसमें 3 कंपोनेंट होते तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते, इसका Na होता है, इसका Nb होता है, तीसरे का Nc होता है मान लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखते Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया, ठीक है, ये हुआ मोल फ्रैक्शन। अब चलो देखते हैं मोलैरिटी वगैरह क्या होता है, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन वहां से आते हैं। हालांकि मैं मोलैरिटी आपको बता चुका हूँ इक्विलिब्रियम में, ठीक है, पूरा एकदम फिजिकल केमिस्ट्री में कवर कर दिया हूँ भाई। आयनिक इक्विलिब्रियम से स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का दोनों पार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे प्लीज जाके देखो। और मैंने इस चैनल पे खुद से फिजिक्स का क्रैश कोर्स करवाया हुआ है, जो न्यू कमर्स है मैं उनको बता दूं, प्लीज उसे जाके देखो। क्लास 11 का हर एक चैप्टर, क्लास 12 का हर एक चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। उसको देख लिए तो फिजिक्स जरूर इंप्रूव होगी और जरूर अच्छा करके आओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है। देखो, मोलैरिटी, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है बस वो समझो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद रखना है इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां बोल रहा हूं, अभी बताया ना बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो लेसर अमाउंट में हो। कैसे पहचानते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास अगर दिया हो तो जो लेसर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो हायर अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, अब बताता हूं तुमको। मोलैरिटी भी देख लो एक बार, उसके बाद बताता हूं। मोलैरिटी भी देख लो। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, दोनों के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। देखिए यहां पे क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ मोलैरिटी निकालते समय मास ऑफ सॉल्यूशन लगा देते हैं, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होता है और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि बताओ मोलैरिटी और मोलैरिटी में से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स और नीचे भी मास है, तो दोनों टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, इसलिए मोलैरिटी बदलती नहीं है। मोलैरिटी में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा इन्वॉल्व है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आप बोलोगे मोलैलिटी। क्या बोलोगे, मोलैलिटी। समझ में आया, ठीक है। चलो मोलैरिटी पे क्या कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सुनो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन। वीडियो है, अगर क्वेश्चन छूट जाए तो ठीक है, तो रिप्ले करके आप देख सकते हो और लिख सकते हो। सब कुछ नोट करना भाई, बैठ के एकदम देखना बढ़िया से, ठीक है ना, कि क्या बोल रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, नहीं एकदम बकैती मार के एकदम चना वना फाक रहे हैं मुंह में और देखते जा रहे हैं लेक्चर, तो भाई फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। फिर कुछ नहीं होने वाला, कड़वा लगेगा, लेकिन मेहनत नहीं कर सकते हो तो भाई नो पेन नो गेन, ठीक है। अगर तकलीफ नहीं दे सकते हो खुद को तो भाई फिर डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है, फिर वो भी सपना देखना छोड़ दो, ठीक है। मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा, जरूर बनोगे डॉक्टर, लेकिन अगर मेहनत नहीं कर रहे हो
तो भाई फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मेहनत करोगे तभी सब कुछ मिलता है लाइफ में, ठीक है। बस बकैती मारने से नहीं मिलता, ठीक है। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको बकैती मार रहे हो, मैं बस एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। हमेशा अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते रहो, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, झमाझम मजा आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि 5 ग्राम NaOH को तुम 450 ml सॉल्यूशन में मिलाते हो, तो बताओ मोलैरिटी क्या होगा। मोलैरिटी क्या होगा, ठीक है। देखो NaOH का अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, क्यों, क्योंकि सोल्यूट क्या है, ये है तुम्हारा NaOH है तुम्हारा, इसको तुम इसमें मिला रहे हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन तुम्हारा ये है, इतने का है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तुमको निकालना होगा, पहले मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, तो इसका जब तुम मोलर मास निकालोगे तो 40 आएगा, ठीक है। अब इसका मोलर मास मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं मोल कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। ये हुआ तुम्हारा 0.125 मोल आ गया, ठीक है। तो सोल्यूट का आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालेंगे तो क्या होगा जरा बताना। तो मोलैरिटी तुम्हारा हो जाएगा 0.125 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 450 रख देते हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। ये ml में दिया है, आपको किस में रखना है, इन लीटर्स में रखना है। तो इसको क्या कर देंगे, बाई 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में चेंज करने के लिए। तो ये हुआ तुम्हारा मोलारिटी, और ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली जो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 0.278 मोल पर लीटर। ये निकालना आपका काम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो मोलालिटी कैसे निकालेंगे। मोलालिटी पे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH इज डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बताओ इसको इसमें डुबाया जा रहा है, तो बताओ सॉल्यूट कौन है जो कम मात्रा में होगा। कम मात्रा में 2.5 ग्राम है, तो ये तुम्हारा सॉल्यूट हुआ। तो सबसे पहले तो यही पहचानना होता है, ये तुम्हारा सॉल्यूट हुआ। तो तुमको क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, निकालना होगा पहले मोलैलिटी निकालने के लिए। तो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है तुम्हारा, CH3COOH, तो गिवन मास 2.5 बाई मोलर मास। इसका मोलर मास कैलकुलेट करना आप खुद से, आएगा आपका 60 आएगा, ठीक है। मोलर मास मैं निकालना सिखा चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट में। 2.5 बाई 60, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.0417 मोल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट यहाँ रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है जरा बताना। तो 75 ग्राम है, ठीक है। लेकिन क्या तुम उसको ग्राम में रखना है तुमको, नहीं, इसको किस में रखना है, केजी में रखना है। तो इसको केजी में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 10 का पावर -3 केजी हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। तो अगर तुमको मोलैलिटी निकालना हो तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.0417 बाई, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, ठीक है। तो सॉल्वेंट ये है आपका, तो इन केजी 75 इंटू 10 का पावर -3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 0.556 आएगा तुम्हारा, ठीक है ना, मोल पर केजी। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स को मोल में लिखते हैं, ठीक है, और इसको किस में लिखें, केजी में, तो मोल पर केजी में तुम्हारा यूनिट होगा, ठीक है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन आता है सब कुछ मैं बता दिया। आपका रिवीजन लेक्चर है, फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। देख लेना पूरे यूट्यूब पे, अगर ऐसा रिवीजन क्रैश कोर्स मिल गया भाई तो फिर मुझसे आके बोलना, ठीक है। झमाझम 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 मजा आएगा भाई जिंदगी में और पढ़ने में, ठीक है। बस टीचर को इंटरेस्ट क्रिएट करने आना चाहिए, एकदम खूब एकदम खेलो कूदो और बनो नवाब, ठीक है। और पढ़ो लिखो और उससे भी उससे भी बड़े बनो नवाब, ठीक है। कैसे बोलेंगे यार, मतलब एक टीचर मेरे थे, ठीक है, रविंदर सिंह सर, ठीक है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वो क्या बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे नवाब, ठीक है, और पढ़ोगे और लिखोगे तो बनोगे उससे भी बड़े नवाब। वो मुझे बहुत पसंद था, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से यहाँ थोड़ा आइडेंटिटी मिलता है इंसान को, ह्यूमन बीइंग बनता है, वो समझदारी आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही वो कोई इंसान आगे बढ़ सकता है, खेल कूद से भी बढ़ सकता है, किसी भी चीज़ से बढ़ सकता है, लेकिन समझदार इंसान, ठीक है, एक्सपीरियंस और पढ़ाई लिखाई से ही बन सकता है, ठीक है ना। वो आपको ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो पढ़ो, मस्त पढ़ो, ठीक है, जितना मन करे उतना पढ़ो। बाकी रिजल्ट वगैरह तो यार किस्मत का खेल है, किस्मत का क्या है, रिजल्ट तो मतलब समय का खेल है। अपना 100% दो, अगर रिजल्ट आना होगा तो जरूर आएगा। अपना बेस्ट देना बस। अभी डिमोटिवेट मत होना कि टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहा है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। टेस्ट सीरीज टफ होते हैं, हो सकता है कि आपका टेस्ट सीरीज में 350 आ रहा हो और मेन टेस्ट में हो सकता है 500 आ जाए, ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है। हो सकता है टेस्ट सीरीज में आपका 450 आ रहा हो और मेन टेस्ट में 550 आ जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, घबराना नहीं, ठीक है, एकदम बिलीव रखो, अपना 100% देखना है। रिजल्ट तो जो आएगा सो आएगा, वो देखा जाएगा, ठीक है। चलो
तो मोलैरिटी देख लिए, मोलैरिटी देख लिए, मोल फ्रैक्शन देख लिए, मोल फ्रैक्शन देख लिए, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन होता है डाइल्यूशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। क्या है वो? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है, और N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देता हूँ, सुनो कैसा क्वेश्चन आता है मैं तुमको बता देता हूँ। आपको दिया रहा ये मोलारिटी है M और ये तुम्हारा नॉर्मेलिटी है, ठीक है। ये तुम्हारा वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको इस पर बताता हूँ, आपको सुनना। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 MHCl, ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 10 MHCl, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 MHCl, 10 M मतलब 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर। देखो यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है, ये डाइल्यूशन के केस में लगाते हैं। टू प्रिपेयर 20 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl, ठीक है। अच्छा, तो तुमको क्या करना है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर, ठीक है। तो मैं कितना लीटर HCl का लूंगा, मतलब V1, जिसको डाइल्यूट करूंगा वाटर के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा? 20 नहीं, 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl मिलेगा। तो डाइल्यूशन का केस यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 मोलारिटी दी हुई है, ठीक है, और एक वॉल्यूम दिया है, दूसरे वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है आपसे, और लिखा भी हुआ है डाइल्यूटेड वाटर, मतलब ये डाइल्यूशन का केस है। तो हम M1V1 इजिकल टू M2V2 लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ऐसे बताना, तो 10 इंटू V1 M1V1 इज इक्वल टू 2 इंटू V2, मतलब तुम्हारा 5 हो गया। तो ये एक कैंसिल हो गया, तो V1 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया? 1 लीटर आ गया। मतलब हमको कितना लेना होगा? 1 लीटर लेना होगा 10 मोलर HCl का। इतना हम डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, तो हमको 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl मिल जाएगा, समझे। तो डाइल्यूशन पे क्वेश्चन बहुत बहुत रेयरली आता है, ठीक है। वैसे नॉर्मेलिटी के लिए होता है, ठीक है, जैसे सेम मोलारिटी के लिए लगा है। तो पूछेगा अभी तो मोलारिटी का पूछेगा, नॉर्मेलिटी का आपसे नहीं पूछेगा। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको, ठीक है। चलो, ये हुआ तुम्हारा डाइल्यूशन हो गया, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मोलारिटी पे लेता हूँ एक क्वेश्चन। फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ 93%, ठीक है, वेट बाई वेट H2SO4। इसकी डेंसिटी तुमको जो गिवन है वो है तुमको 1.84 ग्राम पर ml, ये गिवन है तुमको। इसकी मोलारिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है तुमको? इसकी मोलारिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, और बच्चे का दिमाग एकदम चकरा जाता है, सोचता है बाप रे बाप पता नहीं क्या करना है। देखो, है बहुत इजी, सुनो। मोलारिटी फाइंड करना है तुमको, ठीक है। तो मोलारिटी होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे याद रखना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो वो गिवन है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में रिलेशन फाइंड करो, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले निकाल लेते हैं, कितना होगा ये पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 93% वेट बाई वेट का मतलब होता है 93% बाई मास, लिख लेना, ठीक है। जो बोलता हूं जो लिखता हूं दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ने बताया था कि 93% बाई मास का मतलब क्या हुआ? 93 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है? 93% H2SO4, मतलब ये तुम्हारा क्या है? H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास मिल गया है हमको। देखो, ये मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमको, ठीक है। जो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखे थे, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है तुमको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था? 93 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, 93 ग्राम ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? गिवन मास दैट इज 93 ग्राम, 93 ग्राम बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो H2SO4 का जब मोलर मास निकालोगे तो 98 आएगा, 93 बाई 98, ये हमको मिल गया। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन तुम्हारा 100 ग्राम हुआ बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तुम्हारा क्या होगा 1.84 ग्राम पर ml। तो ml जो होगा ml, ठीक है, आपको किस में रखना है, आपको डेंसिटी जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, क्योंकि तुमको वॉल्यूम लीटर में रखना है, तो डेंसिटी भी तुम्हारा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो वो हम कैसे लिखेंगे जरा बताना। तो देखो मास ऑफ सोल्यूशन ये 100 ग्राम है बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.84 ग्राम पर ml। तो पर ml ये जो होगा ऊपर चल जाएगा इनटू ml, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बाई 1.84 होगा, ये तुम्हारा 100 बाई 1.84 होगा। और इस ml को मैं लीटर में कैसे चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लीटर में रखना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। कैसे चेंज करूंगा, इंटू 10⁻³ करके लीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हुआ 100 बाई 1.84 इंटू 1000 लीटर, ये हुआ तुम्हारा 1 लीटर में 1000 ml होता है, वही कन्वर्जन मैंने यूज किया, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा, तो हमको मोलैरिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब 93/98, ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तुम्हारा कितना हो गया जरा बताना। तो ये तुम्हारा हो गया 100 बाई दिस, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1.84 इंटू 1000, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब तो आगे सोल्व करना है, मतलब 93 इंटू 1.84 इंटू 1000 बाई 93/98 यहाँ पे ना, इसका मोलर मास 98 आएगा तुम्हारा H2SO4 का, 98 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करना, अप्रोक्सीमेटली 17.46 मोलर आएगा। तो ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रिवीजन क्रैश कोर्स है, तब भी मैंने बहुत बच्चे की तरह समझाया, वीडियो है दोबारा रिप्ले करके देख लेना, बहुत बारीकी से आपको बताया, हर एक वर्ड को समझो मेरे, मैं क्या बोलता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, अपने कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो सोलुबिलिटी क्या होता है, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature। मतलब क्या हुआ सुनो, मान लो ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, और तुमको इसको सोल्यूट को मिक्स करना है, इस सॉल्वेंट में। तो मैक्सिमम तुम कितना सोल्यूट मिक्स कर सकते हो एक गिवन टेम्परेचर पे, वो क्या कहलाता है, सोलबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, सोलबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो जो मैं डिफिनेशन बोला हूं उसको लिख लेना, बस यहां से डिफिनेशन ही पूछता है, ठीक है। अच्छा, अब सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ये तुमको पढ़ना है कि सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स कैसे होता है, ठीक है ना, और कौन से फॉर्मूले उसके लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, जहां से क्वेश्चन आता है सिर्फ वही बताऊंगा, बकैती वाला कोई भी चीज नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट तक रिवीजन एकदम भयानक तरीके से हो, ठीक है, एकदम भयानक तरीके से हो। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, समझे। चलो, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी, ठीक है। और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ जो है वो किसके लिए दिया गया था, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के लिए दिया गया था। उन्होंने बताया था कि अगर हम लोग किसी भी गैस को लिक्विड में डालेंगे, तो उसकी सोलबिलिटी प्रेशर के साथ इंक्रीज करती है। इस पॉइंट को लिख लेना, इंक्रीज करती है, मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। लिख लेना इस पॉइंट को, ठीक है। जो हेनरी लॉ का जो मेन स्टेटमेंट था, जहां से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, लिख लेना, ठीक है। वीडियो है, मैं लिखने में, यहाँ कॉपी किताब में लिखने में आपको, मतलब पेपर में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी किताब में लिख लेना, जहां पे भी आप नोट कर रहे हो, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in the solution, ठीक है। मतलब क्या कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज P इज इक्वल टू KH इंटू X होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए एप्लीकेबल है, ये रिलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। P क्या है तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, सर ने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि सिंपली होता है क्या, प्रेशर,
पार्शियल प्रेशर बोल लो या प्रेशर बोल लो, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जब वेपर में था तुम्हारा गैस, ठीक है, तो उस समय कितना था इसका पार्शियल प्रेशर। एक्स क्या है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन, क्या है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। आपको सब कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में, सब कुछ दिया रहेगा, के एच भी दिया रहेगा, एक्स भी दिया रहेगा, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज पूछेगा। इतना आसान होता है, ठीक है। मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना सोल्यूशन से, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है, वो मैं आने वाले अभी बता रहा हूँ, आने वाले लेक्चर मतलब आने वाले लेक्चर में आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आएगा, ठीक है। एक्स दिया रहेगा, के एच दिया रहेगा, कैसे आएगा देखो बताता हूँ। एक और चीज नोट कर लो, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ, कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस पे क्या डिपेंड होता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स घट जाता है। इंपॉर्टेंट है लिख लेना, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, ठीक है, और अगर तुम वही प्रेशर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है ना, कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, सुन लो, ठीक है, लिख लेना, क्योंकि लिखने में मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो है छूट जाएगा तो रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन सुनो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। इतना क्वेश्चन लिख लिया, मतलब क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है, दैट इज के एच गिवन है, किसके लिए, CO2 के लिए। कितना गिवन है, 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin। तुमको फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर, ठीक है, पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2। कभी भी क्वेश्चन में अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूछ दिया, तो समझ जाना एक ही तो इक्वेशन ही है भाई, ठीक है, हेनरीज लॉ का, दैट इज P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा ये क्या है तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, इन वेपर फेज, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रेशर गिवन है क्या, हाँ प्रेशर गिवन है 2.5 ATM। कितना गिवन है, 2.5 ATM। ये 2.5 ATM गिवन है, इसको हमेशा किस में लिखना, बार में लिखना। तो 1 ATM इज इक्वल टू 10 का पावर 5 बार होता है। कितना होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 10 का पावर 5 बार होता है। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 इंटू 10 का पावर 5 बार, ठीक है। ये हमको प्रेशर मिल गया CO2 का, तो ये हमको मिल गया। KH हमको गिवन है, यहाँ से X निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 2.5 इंटू 10 का पावर 5 बाई KH, मतलब 1.67 इंटू 10 का पावर 8। इसको जब आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 का पावर -3 आएगा, ठीक है, 10 का पावर -3 आएगा। अच्छा मोल फ्रैक्शन हमको मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कहाँ गया, क्वांटिटी ऑफ CO2 फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन किसका मिला तुमको, CO2 का मिला। मोल फ्रैक्शन किसका मिला आपको, CO2 मिला। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, इसको क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये होगा तुम्हारा, ठीक है। अब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और जो CO2 है वो बहुत कम मात्रा में है, मतलब सोल्यूट बहुत कम मात्रा में। ये हमेशा एजम्पशन आप अप्लाई कर सकते हो अगर नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना, याद रखना है इसको। तो जो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है इज मच ग्रेटर देन क्या होता है, नंबर ऑफ CO2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इसका मतलब कि तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो तुम्हारा क्या हुआ, 1.5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या आया था, 1.5 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा, वाटर है, सोडा वाटर, और कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर है। याद है जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था, याद करो, इक्विलिब्रियम जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं तुमको बताया था कि 1 लीटर ऑफ वाटर में 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो ये होते हैं 55.55 मोल्स होते हैं। नहीं याद है तो बहुत सही बात है भाई, आप फिर गलत ट्रैक पे हो, ठीक है।
आप अगर मेरा इक्विलिब्रियम का चैप्टर हो देखे होगे तो वहां मैं ये निकाल के बताया था, अब यहाँ नहीं बताने वाला। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर करवाने वाला हूं मैं, खत्म होने वाला है। अगर अभी भी आप वो सब लेक्चर्स नहीं देखे हो तो भाई गलती आपकी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैं सोडा वाटर मतलब वाटर का लिखूं, सोडा वाटर मतलब एक वाटर ही होता है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 55.55 लिखूंगा। 1 लीटर में होता है, 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल्स होता है। मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में या आयनिक इक्विलिब्रियम में निकाल के आपको बताया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा, वो तुम्हारा कितना आएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻2 मोल, ठीक है। इतना आ जाएगा तुम्हारा मोल्स, ठीक है। 8.3 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएगा। इतना क्वांटिटी मतलब इतना तुमको निकालना होगा, इतना क्वांटिटी ऑफ CO2 तुमको मिलाना होगा 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर में, ठीक है ना। समझ में आया, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये किस में आया मोल्स में आया, 8.3 इंटू 10⁻⁻2 मोल। तो ऐसा आएगा हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन, ऐसा आएगा हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन। चलो अब देखो रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ देखो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, रॉल्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स। क्या वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, दैट लिक्विड्स विच कैन वेपोराइज इजिली, जो वेपर्स में इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, उनको हम लोग क्या बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच कैन वेपोराइज इजिली, ठीक है, विच कैन वेपोराइज इजिली। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, मतलब अगर हम दो लिक्विड को मिला दिए और दोनों वोलाटाइल हैं, देन द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बोले या फिर हम लोग सिर्फ वेपर प्रेशर बोले, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, ठीक है। partial vapor pressure of each component of solution and its mole fraction is proportional to its mole fraction in the solution, ये रॉल्स लॉ बोलता है। तो रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, क्वेश्चन में आता है। और ये क्या बोलता है कि अगर दोनों लिक्विड को मिलाते हैं, ठीक है, तो दोनों में दो कंपोनेंट होगा, एक ए लिक्विड है एक बी लिक्विड है, दोनों का अलग अलग कंपोनेंट है। तो एक का वेपर प्रेशर, जैसे मान लो ए जो लिक्विड है उसकी वेपर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के जो सोल्यूशन में होगा। मतलब क्या होगा सुनो, अगर वेपर प्रेशर ऑफ, मान लो एक बाइनरी सोल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे 1+2, ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ 1 की बात करें हम लोग, तो ये तुम्हारा होगा P1 x1 के इक्वल, ठीक है। और जो वेपर प्रेशर ऑफ 2 होगा वो होगा तुम्हारे पास P2 x2 के इक्वल, ठीक है। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, P1 और P2 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। P1 क्या है और P2 क्या है, ठीक है। P1 क्या है और P2 क्या है। P1 जो तुम्हारा है और P2 जो तुम्हारा है, जब इन दोनों को हम नहीं मिलाए थे 1 और 2 कंपोनेंट को, तब इसका पार्शियल प्रेशर क्या था और तब इसका पार्शियल प्रेशर क्या था। मतलब कि P1 और P2 तुम्हारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है, सॉरी पार्शियल प्रेशर बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर है, ये भी तुम्हारा वेपर प्रेशर है, ये कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर, ये कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर, कब, जब दोनों प्योर कंपोनेंट थे। प्योर कंपोनेंट मतलब जब दोनों को नहीं मिलाया गया था, तो नहीं मिलाया गया था, तो समझ में आया। तो रॉल्स लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, अगर मैं टोटल प्रेशर फाइंड करना चाहूं तो टोटल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगा के, जो कि सर ने कहाँ पढ़ाया था, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया था। तो P1 + P2 कर देंगे, दो ही कंपोनेंट है, तो P1 + P2 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P2 x2, ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। और सर ने बताया था कि अगर दो कंपोनेंट होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो उनका सम कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सब कुछ दिया रहेगा भाई, ठीक है। और बस आपको अप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक और चीज याद रखो, यहां से जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, Y1 एंड Y2 अगर मोल फ्रैक्शंस हैं,
ठीक है, ये कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है, ये कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है इन इन वेपर फेज। ये वेपर फेज की बात हो रही है, याद रखना। x1 x2 तुम्हारा क्या था, x1 x2 तुम्हारा वेपर फेज का तुम्हारा मोल फ्रैक्शन नहीं था, वो क्या था, लिक्विड फेज का था। ठीक है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज y1 एंड y2 मान लेते हैं। तो अगर हमको मान लो P1 फाइंड करना, वही P1, तो हम क्या करेंगे, y1 इंटू पी टोटल लिखेंगे। ठीक है, और मान लो हमको P2 फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, y2 इंटू पी टोटल लिखेंगे। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.5 वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसा आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, याद रखना, y1 एंड y2 है। ठीक है, और तुमको P1 और P2 अब फाइंड करना हो तो क्वेश्चन में पी टोटल गिवन होगा, y1 गिवन होगा, y2 गिवन होगा, आप फाइंड कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2.5 है तुम्हारा। ठीक है, चलो मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2.5, एग्जाम्पल 2.5 एनसीईआरटी बुक, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, P1 क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, P2 क्या है, वेपर प्रेशर का कंपोनेंट 2 है। y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। x1 x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज था। ठीक है, P टोटल, और P टोटल क्या है मैंने बता ही दिया अभी, P टोटल टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जांपल 2.5 आप एनसीईआरटी का बना लोगे सॉल्यूशन चैप्टर का, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रोल्स लॉ का आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ एक्सप्लेन करके सोल्यूशन दिया हुआ है, आप प्लीज उसको बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आता बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक था, ये तो आपका रोल्स लॉ था। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो आइडियल सॉल्यूशंस, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आइडियल सॉल्यूशन से। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया है एग्जांपल 2.5, उसको जरूर बना लेना, आप पे छोड़ दूँ। ठीक है, बकैती मत मारना भाई, मुझे पता है आप लोग का दिमाग बहुत चलता है कि अरे बनी तो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना, बना लेना। ठीक है, चलो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, देखो मान लो तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, इन दोनों को मिक्स करके तुमको सॉल्यूशन बनाना है। तो जब ये प्योर कंपोनेंट थे ए और बी, ठीक है, तो ए तुम्हारा मान लो कोई सब्सटेंस है, तो उसमें जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपस में ए इंट्रैक्शन। बस ऐसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझो। जब मिक्स नहीं किए थे तो इसमें क्या था, बीबी इंट्रैक्शन, मतलब कि भाई जब प्योर कंपोनेंट है तो इसमें बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे जो भी, तो उनके बीच में कुछ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, तो वो आपस ही में ना होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स और बी के बीच में ना होगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए के बीच में ही होगा ना। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो देयर आर ए बी इंट्रैक्शंस ऑल्सो। अब दोनों को मिला दिए हम लोग, दोनों को मिला दिए। ठीक है, तो ए और बी के बीच में भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो सकता है। तो आइडियल सॉल्यूशन तभी बनता है जब ए इंट्रैक्शन, बी बी इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल हो, मतलब ए का जो ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, बीबी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, इन दोनों को मिलाने के बाद जो ए बी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बने, वो तीनों आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन से क्या बनेगा कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, और जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होता है इन दोनों का। ठीक है, तो मैं मिला मिक्सिंग कर देते हैं दोनों का, तो वॉल्यूम चेंज क्या होता है, तो डेल वी इज इक्वल टू जीरो होता है, डेल वी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग ए एंड बी इज जीरो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, और हीट चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होता है, मतलब इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होता है, इन दोनों को मिला देंगे तो इंथैल्पी चेंज कितना होगा, तो वो होता है डेल एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मिक्स लिख देते हैं, यहाँ पे भी मिक्स लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों को मिक्स करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा और चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, तो ये जीरो होगा तुम्हारा। ठीक है, और चीजें सुनो। ठीक है, डेल एस मिक्सचर क्या होगा तुम्हारा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, मतलब जब इन दोनों को मिला देंगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या कितना होगा, तो वो होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चौथा, ठीक है, चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होगा, तो गिब्स एनर्जी को डेल जी से डिनोट कर दें, इज लेस देन जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों लिखना, पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, चारों चीज कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको नोट अच्छे से कर लेना। आइडियल सॉल्यूशंस का एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि किन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो जो एनसीईआरटी में है वो बस एग्जांपल याद रखना कि एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन को मिलाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ब्रोमो इथेन दैट इज C2H5Br एंड किसको मिलाएंगे, तो ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन को मिलाएंगे तो C2H5Cl को मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और तीसरा, बेंजीन और टोल्यून को जब मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तीन एग्जांपल याद रखना, पूछा जाता है कि बेंजीन एंड टोल्यून को जब मिलाएंगे तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन बनेगा,
आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। देखो अब दूसरा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हाँ एक चीज तो बताना भूल ही गया कि आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रॉल्स लॉ। मतलब जो रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन है दैट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दैट डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पूछा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है कि नहीं? हाँ करता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में? क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में? क्या होता है? इसमें दो रिजल्ट्स आपको याद रखना है, पॉजिटिव डेविएशन का और निगेटिव डेविएशन का। क्या? पॉजिटिव डेविएशन का और निगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का और निगेटिव डेविएशन का। निगेटिव डेविएशन का देखो, मैंने क्या बताया, ए इंट्रैक्शन था, बी भी इंट्रैक्शन था, इन दोनों को मिलाया तो ए बी इंट्रैक्शन बने। जब नियरली तीनों आपस में इक्वल होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम केस है, ए लिए बी लिए, इसमें ए इंट्रैक्शन है, इसमें बी भी इंट्रैक्शन है, दोनों को मिला दिए तो ए बी इंट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ए बी इंट्रैक्शन भी पॉसिबल है। अगर ये ए बी इंट्रैक्शन मतलब कि ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, वो वीकर है ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन से, तब तुम्हारा जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। जो बोला हूं लिख लेना, पूछा जाता है कि व्हेन ए बी इंट्रैक्शन, व्हेन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी is less than A interaction and BB interaction, then it shows a positive deviation from Rolle's law, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आपको बोला जाता है कि ऐसा होगा तो बताओ वो रॉल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करेगा कि पॉजिटिव डेविएशन? तो आप बोलोगे इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो उस केस में होता है डेल एच मिक्सिंग, यही वाला, इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और सेकेंड, डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो। और जो तुम्हारा डेल जी होता है वो तुम्हारा क्या होता है? निगेटिव होता है। और जो तुम्हारा डेल एस होता है मिक्सिंग का, मिक्स कर दोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए तुम यहाँ देख सकते हो कि डेल एस जो मिक्सचर है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इक्वल था, ये भी इक्वल टू जीरो था, ये भी इक्वल टू जीरो था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है पॉजिटिव डेविएशन के केस में। अच्छा, अब पॉजिटिव डेविएशन के केस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम रॉल्स लॉ दिखाते हैं? जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है वो आपको याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए दो एग्जाम्पल आपको दिया है एनसीईआरटी में। एक दिया हुआ है इथानॉल और एसीटोन को जब मिलाएंगे, तो इथानॉल एंड एसीटोन को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा जो कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CH2, ठीक है, एंड एसीटोन को मिलाएंगे तब भी हमको क्या मिलेगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। और क्या दिखाएगा? वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ये किसका एग्जांपल बताया हूँ? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बताया हूँ, ठीक है। निगेटिव डेविएशन कब दिखाता है? निगेटिव डेविएशन कब दिखाता है? देखो निगेटिव डेविएशन कब बताता है? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ कब दिखाता है? निगेटिव डेविएशन व्हेन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर वीकर देन AB। मतलब कि उसमें क्या था पॉजिटिव डेविएशन में कि AB इंट्रैक्शन जो हैं वो वीकर होते थे, AB इंट्रैक्शन वीकर होते थे किससे? A एंड BB इंट्रैक्शन से। अब क्या हो रहा है निगेटिव डेविएशन में? ठीक, कि AB इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है A इंट्रैक्शन और BB इंट्रैक्शन से। मतलब AB के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो ज्यादा है A और BB के केस से, तो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ होगा, फ्रॉम रॉल्स लॉ होगा। इसमें कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? ठीक है, इसका एग्जांपल आप याद कर लो, फिनॉल एंड एनालिन। फिनॉल एंड एनालिन को जब मिलाएंगे हम लोग तो हमको निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ मिलता है। सेकेंड, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, जब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? निगेटिव डेविएशन मिलेगा। तो आपको दे देगा कि मिक्सिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन गिव्स विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो आप बोलोगे निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो इसके केस में डेल एच डेल वी ये सब क्या होता है? डेल एच डेल वी ये सब क्या होता है? तो नोट कर लो इसके लिए डेल एच डेल वी क्या होता है। निगेटिव डेविएशन के लिए तुम्हारा जो डेल एच ऑफ मिक्सिंग है ये वो क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। बी, डेल वी मिक्सिंग है, दोनों को मिला देंगे तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा? लेस देन जीरो होगा। ये दोनों चीजें याद कर लेना, ठीक है। इसके लिए डेल जी
मतलब चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन गिब्स एनर्जी और डेल एस नहीं पूछता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो आप ये देखे होगे, ठीक है, जब आपके पास आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन होता था तो आइडियल सोल्यूशन में डेल एस जीरो होता था, डेल वी जीरो होता था, लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल एस जीरो नहीं होता है और डेल एस जीरो नहीं होता है और डेल वी जीरो नहीं होता। तो यहां से निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एग्जाम्पल याद करके जरूर जाना भाई कि कौन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, कौन नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने याद करवा दिया है। मेरे लेक्चर से एक भी पॉइंट स्केप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टिव और बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाता हूँ ताकि आपको लेस टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले। आपका बस इतना काम है यार कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो मुझे, शेयर करो चैनल को, ठीक है, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। यही आपकी तरफ से मेरा मतलब आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें मत करो सर, वो तो हम आपसे बहुत करते हैं। वाह क्या बात बोली है आपने। चलो, तो ये हुआ आपका निगेटिव डेविएशन। अब देखो एजियोट्रॉप्स क्या होता है। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, होता क्या है ना कि अगर कभी कभी हम लोग कुछ लिक्विड्स को जब मिक्स करते हैं, मतलब तुम्हारे पास दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी है, दोनों को मिक्स किए, तो दोनों को मिक्स करने के बाद ऐसा कुछ बनता है जो कि एजियोट्रॉप्स कहलाता है। और उस एजियोट्रॉप्स की खास बात क्या होती है, कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट होता है। मतलब एजियोट्रॉप्स हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, याद रखना। मतलब अगर मैं डिफिनेशन बोलूं तो क्या बोलूंगा, सम लिक्विड्स व्हेन मिक्स्ड फॉर्म एजियोट्रॉप्स एंड दीज एजियोट्रॉप्स बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये याद कर लेना। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूं, जो बोला हूं उसके हिसाब से नोट्स बना लेना। ठीक है, और जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, अगर तुम उसको लिक्विड फेज में रखो या फिर वेपर फेज में रखो, जो एजियोट्रॉप्स का जो कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता है। दे हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो ये दोनों क्या होते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है, these are those azeotrops, these are those solution which show large negative deviation from Rod's law। लिख लेना, large negative deviation फ्रॉम रॉड्स लॉ। पूछा जाता है कि बताओ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ जो शो करता है उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं कि मिनिमम, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं उसको। ठीक है ना, अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, उसको आप याद कर लेना। निट्रिक एसिड प्लस वाटर को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमको एजियोट्रॉप मिलता है, और एजियोट्रॉप क्या होता है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, मतलब कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ दिखाता है। मिनिमम किसको बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं हम लोग जब वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाए, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाए फ्रॉम रॉड्स लॉ। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है एक ही एनसीईआरटी में, इथेनॉल वाटर मिक्सचर। इथेनॉल प्लस जब वाटर को हम लोग मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाएगा। तो जितना भी मैंने पॉइंट लिखा है, सब कुछ जो भी बोला है एजियोट्रॉप के बारे में उतना नोट कर लेना, और कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, और अगर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें आपको 3 से 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, और सारी बहुत आसान है, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे याद कर लेना। ठीक है, वैसे याद कर लेना। सुनो, सबसे पहले क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सारी क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझो मत अभी, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, बस 4-5 आपको जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है, उसको याद कर लो। ठीक है, उसको याद कर लो। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक मारना रहेगा। वैसे डिफिनेशन लिखना चाहो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का तो लिख लेना। ठीक है, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन
द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लेना, डिफिनेशन समझने की कोई जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 3-4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? 3-4 टाइप के होते हैं, वही आपको पढ़ना है। एक होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है तुम्हारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है तुम्हारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ये चारों जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और इन चारों के बारे में ही आपको पढ़ना है, इन चारों के बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ये चारों आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चारों अगर इसमें से मान लो 3 ऑप्शन में दिया और चौथा दिया ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस में टिक मार देना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बनता है। पहला चीज पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो इसका जो एक्सप्रेशन है बस वही आपको याद रखना है, ठीक है। P1 नॉट, कुछ भी फालतू करने पड़ेंगे, माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ये क्या है? क्या है ये सर? ये बताइए, सुनना ध्यान से सब कुछ। देखो P1 नॉट सर बता चुके हैं रॉड्स लॉ में क्या होता है, P1 बता चुके हैं सर रॉड्स लॉ में क्या होता है, और ये P1 नॉट जो है वही P1 नॉट है यहाँ पे, ठीक है सर। रॉड्स लॉ में बता चुके हैं P1 नॉट क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट 1 इन द, जब वो दोनों को मिक्स नहीं किया था, जब वो प्योर कॉम्पोनेंट था, तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है, जब मिक्स कर दिए तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है, वो P1 है। x2 यहाँ पे आपको याद रखना, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है। क्या लिखना है? सोल्यूट लिखना है, सॉल्वेंट नहीं लिखना है। मतलब आप ये बोल सकते हो, ये जो होता है ना ये पूरा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पूरे टर्म को बोलते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, तो ये बताओ कॉलिग्राफी प्रॉपर्टी है कि नहीं, बोलोगे हाँ, और ये इक्वेशन अप्लाई करने को आएगा। एग्जांपल 2.6 आप सॉल्व कर लेना, एग्जांपल 2.6 एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेना, इस पे बेस्ड है, ठीक है। बन जाएगा, कुछ भी इसमें एकदम मतलब हाई फाई नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, ये बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कौन सा है आपका दिया हूं होमवर्क, एग्जाम्पल 2.6 एनसीईआरटी का सोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। बना लेना इस पे, बस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा देखो, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आता है उस पर। दूसरा जो निकालना है, जैसे निकालना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो कैसे करना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, वो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि एनसीईआरटी की बुक उठानी है और जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको सोल्व करना है। दूसरा देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और यहाँ जो मोल है ना, एम है ना, वो है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही अप्लीकेबल है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही अप्लीकेबल है। लेकिन अगर निट में क्वेश्चन आता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मेंशन किया हो या ना किया हो, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। डेल टी बी क्या है? देखो डेल टी बी क्या है, डेल टी बी क्या है, डेल टी बी है तुम्हारा, ठीक है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। होता क्या है कि जब तुम दो लिक्विड्स को मिला दोगे ना तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसका क्या होता है फॉर्मूला डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। क्या होता है? मोलैलिटी होता है, याद रखना। क्या होता है? मोलैलिटी होता है, याद रखना। क्या होता है? मोलैलिटी होता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा के बी तुम्हारा क्या होता है? के बी तुम्हारा होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और तुम्हारा जो के बी होता है ये होता है, और तुम्हारा जो के बी जो होता है हमारे पास ये होता है, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में मजे की बात है ये है कि सब कुछ दिया रहेगा, के बी भी दिया रहेगा, ठीक है, और आपको मोलैलिटी भी दिया रहेगा, ठीक है, या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया होगा जैसे आप मोलैलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको बस डेल टी बी फाइंड करना रहेगा, डेल टी बी फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.7 इस पे आप सॉल्व करना, सॉल्व कर लोगे यार, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर आप मेरे को होमवर्क दे रहे हैं, आप सिखा क्या रहे हैं, तो आपको सिखा यही रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 2.7 सॉल्व करना, खुद का दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा। एग्जाम्पल 2.7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है ना।
सॉल्यूशन। वैसे मैं आपको पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, सुनना। 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। ठीक है ना। केबी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ के बता दिया आपको, यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखना बहुत इजी है और देखना कि इस फॉर्मूले से कैसे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, एग्जांपल 2.8 का एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है, 353.23 Kelvin. When 1.80 of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, देखो 1.80 gram of a solute is dissolved in कितना 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. तो बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो गई, जब ये इतना सोल्यूट हम इतना बेंजीन में मिला दिए तो बॉइलिंग पॉइंट कितने हो गए, 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है। और केबी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, आपको ये गिवन है। अच्छा, तो देखो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दे, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वो बात कर दे, और तुमको केवी भी गिवन है, तो समझ जाना क्या निकालना है, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डेल टीबी क्या होता था, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से निकालोगे 354.11 माइनस 353.23 निकाल लोगे तुम। ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा, 0.88 केल्विन आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारा डेल टीबी आ गया। अच्छा, केबी तुमको गिवन ही है, देखो तुमको क्या फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है, तो ये के डेल टीबी हो गया, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखेंगे, 1.80 बाई मोलर मास, इसका ये मोलर मास फाइंड करना है, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कौन कम में है, ये है, कौन ज्यादा में है, ये है बेंजीन। तो ये आपका सॉल्वेंट हुआ, इसको केजी में रखना है, मतलब कि 90/1000 केजी में चेंज करने के लिए। यहां से आप कैपिटल एम के लिए सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 52 ग्राम आ जाएगी। ठीक है ना, 52 ग्राम आ जाएगी, तो आपका आ गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। चलो तीसरा आपको क्या पढ़ना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मिक्सिंग के बाद घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी है, याद रखना क्या है, मोलालिटी है। और के एफ तुम्हारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर उसका जो फेमस नाम है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा नाम मैंने क्या बताया, लिख लेना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टीएफ क्या है तुम्हारा, टीएफ इनिशियल माइनस टीएफ फाइनल। ठीक है, टीएफ फाइनल, ये टीएफ का मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल क्या था माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फाइनल क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस होगा, मतलब कि डिक्रीज करेगा, लिख लेना। ठीक है ना, डिक्रीज करेगा। अच्छा चलो, तो इस पे सर फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन आएगा, वही वैसे ही क्वेश्चन आएगा। आपको इनिशियल दिया होगा फ्रीजिंग पॉइंट, फाइनल दिया होगा, तुमको केएफ भी गिवन होगा और तुमको मोलालिटी पूछ लेगा, तो ऐसे फाइंड कर लोगे। या फिर कभी कभार डायरेक्ट मोलर मास पूछ लेगा। ठीक है, तो मोलर मास यही निकाल के मोलालिटी सेम तरीके से निकालेंगे। केएफ की वैल्यू गिवन रहेगी तुमको, और डेल्टा टी भी तुमको गिवन रहेगा। तो कैपिटल एम फाइंड तुमको करना रहेगा, सेम तरीके से अप्लाई करना, सेम तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा केबी की वैल्यू और केएफ की वैल्यू आप वाटर के लिए याद कर लो। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन में गिवन होगा। केबी की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए वो होती है 0.52, लिख लेना, इन द यूनिट ऑफ केल्विन किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जो केएफ की वैल्यू होती है वाटर के लिए वो होती है 1.86। हालांकि क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी मैंने आपको बता दिया। और ये जो केबी और केएफ है, ठीक है ना, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सुनो, केबी का जो एक्सप्रेशन आता है, जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है, केबी का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है आर इंटू एम1 इंटू टीबी का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। और जो तुम्हारे पास केएफ की जो वैल्यू आती है वो आती है आर इंटू एम1
इंटू टी एफ का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आप याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिया रहेगा, बताओ केबी का कौन सा एक्सप्रेशन सही है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक मारना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया आपको। यहाँ पे आर क्या है आपका, आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। M1 क्या है तुम्हारा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। डेल्टा एस फ्यूजन क्या है तुम्हारा, डेल्टा एस फ्यूजन क्या है, ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सब कुछ मैं कहाँ पढ़ा चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुका हूँ। टीएफ और टीबी क्या है, टीएफ है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट और टीबी क्या है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। तो केबी और केएफ का एक्सप्रेशन बस याद कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, एक्सप्रेशन याद कर लेना है। अगर आपको आर दिया हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया हो तुमको, M1 की वैल्यू गिवन है, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है इन केल्विन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन है गिवन है तुमको, तो केएफ कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे करेंगे। वैसे तुमको डेल्टा एच वेपोराइजेशन गिवन है और तुमको बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो पता ही है, तो केबी ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आएगा तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, समझ में आया। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस आप बायोलॉजी में पढ़े होगे। ठीक है, तो वो बायोलॉजी का पार्ट है और बायोलॉजी में कवर हो चुका होगा, आप पढ़ चुके होगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि ऑस्मोसिस क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। हालांकि ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है आप तो जानते ही होंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में एक पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी में आप याद कर लेना कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में उपयोग किया जाता है। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस आपका बायोलॉजी का पार्ट है, आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो बायोलॉजी में पढ़ लेना, और फिर भी बायोलॉजी से नहीं पढ़ना चाहते हो तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक खोलना और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो आप पढ़ लेना। वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो बायोलॉजी में आप पढ़े होगे कि व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन आएगा वो आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैं पाई से डिनोट करूँ, ये पाई नहीं बोलता हूँ आपको भाई, चलो ये तो आप 3.14 रख दोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को चलो मैं पी बोलता हूँ, तो पी इज इक्वल टू होता है सी। ठीक है, पी इज इक्वल टू तुम्हारा होता है सी इंटू, पी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा सी इंटू आर टी। कितना, पी इंटू सी, पी इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ पे जो सी है वो तुम्हारा मोलैरिटी है। क्या है, मोलैरिटी है, याद रखना बच्चे यही गलती करते हैं। यहाँ पे मोलैलिटी है, यहाँ पे मोलैलिटी है, और यहाँ पे सी क्या है, मोलैरिटी है, और ये टेम्परेचर इन केल्विन है। क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। ये पी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने को। आर क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यूज मैंने कैसे याद रखना है, स्टेट्स ऑफ मैटर में बता दिया। नहीं देखे हो तो वहां जाकर देखो, सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ सब कुछ सीक्वेंस वाइज में देखा करो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने को है तो कैसे करोगे, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी मोलैरिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो दोनों को हम लोग बोलते हैं कि दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, तो समझ जाना कि दोनों का क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है ना, अच्छा, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट्स एंड दिस मेथड of finding osmotic pressure is widely used to determine molar masses of proteins, polymers and macromolecules। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो मैं दिक्तो बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का है, और उस पे जेई मेंस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कि नीट में भी पूछ ले, समझ लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। नोट कर लेना, मैं जो बोलता हूँ जो लिखता हूँ दोनों के बेसिस में नोट्स बनाना, तभी एकदम झमाझम मजा आएगा। समझ में आया, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट पढ़ते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है जहां से। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे वंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है वंट हॉफ फैक्टर? देखो, वंट हॉफ फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं, आई से। और ये फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है ना, वो समझो। देखो, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, ठीक है, उसको तुम वाटर में डाल दोगे
ठीक है, तो वो या तो वो डिसोसिएट करेगा या फिर वो एसोसिएट करेगा। ठीक है, ये समझ लो आप पहले। ठीक है, अच्छा, तो आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है। अभी तक जितने भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैंने फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए अप्लीकेबल है जो मॉलिक्यूल्स वाटर में डालने पे डिसोसिएट नहीं करते हैं, मतलब कि वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। कभी भी क्वेश्चन बनाओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, जैसे मान लो तुम्हारा क्या था, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 था तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट था। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा क्या था, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू एम था। थर्ड क्या था तुम्हारा, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू एम था। और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी था। ये था मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी। अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाओगे तो सब में I से मल्टीप्लाई करना होगा, इस चीज को याद रखना। बच्चे क्वेश्चन में I से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर तुम बनाओगे, सबसे पहले क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, तो अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ मतलब कि अगर उसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, ठीक है, तो वो क्या करे, आयंस में ना टूटे। तो आयंस में अगर वो नहीं टूटेगा, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की जो वैल्यू है 1 हो जाती है। तब वो जो फॉर्मूला है चारों उसी एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, जो अभी तक मैंने बताया। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लो कोई आयनिक कंपाउंड दिया हो तुमको, आयनिक कंपाउंड दिया हो तुमको, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है CaCl2, आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है तुमको, तब वो चारों फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होंगे। तब तुमको फॉर्मूला वो जो होगा वो आई से मल्टीप्लाई करके तुमको यूज करना होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ना तो पहले ये देख लेना कि वो आयनिक कंपाउंड है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आयनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं जिनको वाटर में डालेंगे तो वो डिसोसिएट कर जाते हैं, वो डिसोसिएट कर जाते हैं। देखो, वन टॉप फैक्टर निकालने का क्या क्या तरीका होता है वो सुनो। अगर क्वेश्चन में तुमको नॉर्मल मोलर मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, ठीक है, बाई एबनॉर्मल मोलर मास दिया हुआ है तुमको, तो उन दोनों का तुम रेशियो निकालोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, वन टॉप फैक्टर मिलेगा। या फिर मान लो तुमको दिया हुआ है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके का होता है। ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, और क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है, बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर ये इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन मतलब टूटना, और एसोसिएशन मतलब होता है जोड़ना, या फिर एसोसिएशन, ठीक है, बाई, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, इसको लिखना। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल। सब कुछ अप्लाई करके बताऊंगा, सोल्व करके बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में अगर मान लो तुमको दिया हो कि एसोसिएशन का केस है, तो याद कर लो कि एसोसिएशन के केस में कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। और जो डिसोसिएशन का केस होता है, उसमें जो वन टॉप फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, याद कर लेना, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, थर्ड, यहां से भी बहुत पूछता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल मैं याद करवा दे रहा हूं आपको, NaCl, KCl, MgSO4 एंड K2SO4, ठीक है, ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है। मैंने Na में पढ़ा है। ये कंप्लीटली टूट जाते हैं आयंस में। तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में। ये किस में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस में। ये किस में टूटेगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस में। और ये किस में टूटेगा, 2K प्लस में और प्लस SO4 2 माइनस में। तभी तो चार्ज बैलेंस होगा, +2 -2, ठीक है, समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वन टॉप फैक्टर होता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 1 और 1 2 बन रहे हैं,
इसमें एक और एक दो बन रहे हैं, और इसमें एक और एक दो आयन बन रहे हैं। इसमें कितने बन रहे हैं? दो K+ बन रहा है और एक SO4 2- बन रहा है, मतलब इसमें 3 बन रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। तो इसके लिए 2 बने, इसके पास 2 बने, तो इसका वन टॉप फैक्टर 2, इसका वन टॉप फैक्टर 2। और इसके लिए क्या हुआ? चार्ज बैलेंस कर लेना हमेशा, याद रखना। तो ये 2 K+ बना और यहाँ पे एक SO4 2- बना, तो इसके लिए वन टॉप फैक्टर कितना हुआ? 3 हो गया। वन टॉप फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आयंस में तोड़ लोगे, ठीक है, और आयंस में तोड़ने के बाद देखो कितने आयंस में टूट रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? वन टॉप फैक्टर देगा तुमको, वन टॉप फैक्टर देगा। समझ में आया तुमको? ठीक है, समझ में आया तुमको? तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि कंप्लीट डिसोसिएशन लेना है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, तो वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ आयंस में उसको पहले तोड़ दो कि कैसे कैसे आयंस में टूटेगा, और फिर चार्ज को बैलेंस कर लेना जैसे यहाँ पर किए हैं, ठीक है। और जितना टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या होगा? तुम्हारा वन टॉप फैक्टर होगा। और तुमको नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ग्लूकोज है और जो शुगर है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब वो नॉन आयनिक कंपाउंड होता है। उसको तुम वाटर में डालोगे तो वो डिसोसिएट नहीं करता है। समझ में आया? वो डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और याद कर लो वन टॉप फैक्टर से, ठीक है। वन टॉप फैक्टर से अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ठीक है, वो गया वाटर में और टूटा इस तरीके से XAY प्लस प्लस YBX-, ठीक है, क्योंकि तुमको चार्ज बैलेंस करना है। ये तुम्हारा न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल होना चाहिए। तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया? X × Y, मतलब XY प्लस हुआ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कितना हुआ? X- × Y, मतलब -XY हुआ, मतलब कि चार्ज बैलेंस है। इधर भी नेट चार्ज 0, इधर भी नेट चार्ज 0, ठीक है। तो इस केस में जो वन टॉप फैक्टर की वैल्यू होती है वो तुम्हारे पास क्या होती है, वो आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। I = 1 + n-1 × अल्फा, ठीक है। अल्फा यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नोट कर लेना। और एन यहाँ पे क्या है? दिस X + Y, ठीक है। ये होती है वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू, ठीक है, वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो तुम्हारे लिए, और ये और किसमें टूट रहा है ये तुम देख सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ है कि CaCl2 है, ठीक है, ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, मान लो तुमको 20% दिया हुआ है, ठीक है, और आपको निकालना है वन टॉप फैक्टर। तो देखो सबसे पहले एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, देखिए इसमें टूटेगा Ca2+ प्लस Cl- आयंस में, इसको बैलेंस कर लो। यहाँ 2+ चार्ज है और यहाँ पे -1 चार्ज है, तो बैलेंस नहीं है, तो ये 2Cl-, तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? X + Y, यहाँ पे 1 है देखो, और यहाँ पे कितना 2 है, मतलब X + Y की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास? 3 हो गई। तो यहाँ 3 रख दिए, और अल्फा की वैल्यू 20%, मतलब 20/100, तो वन टॉप फैक्टर की तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है, ज्यादातर ये पूछता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है, समझ में आया। और एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ इस पर, एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ इस पर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहाँ सॉल्व करे भाई, कहाँ सॉल्व करे? पिछले पेज में ही सॉल्व कर दे क्या? हाँ चलो पिछले पेज में ही हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या है। सुनो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% weight by volume anhydrous CaCl2 solution at 0 degree centigrade assuming 100% ionization, assuming 100% ionization, assuming 100% ionization। सुनो, ठीक है, 100% आयोनाइजेशन, ये तो यार 100% आयोनाइजेशन का केस हो गया। इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं यार, किसी और क्वेश्चन को लेते हैं। रुको मुझे क्वेश्चन लाने दो, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। चलो यार अभी क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, जो क्वेश्चन मैं लेकर रखा था उसी क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, ठीक है। सुनो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, Cl2 solution at 0 डिग्री सेंटीग्रेड assuming 100% आयोनाइजेशन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है 20% CaCl2 का, इसका मानना है कि 100% आयोनाइजेशन है। तो कभी भी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन लगाओ तो सर ने क्या बताया था कि आयनिक कंपाउंड है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो अरे हाँ ये तो आयनिक कंपाउंड है, ये आयंस में टूटता है। कैसे टूटता है? CaCl2 कैसे टूटता है? Ca2+ प्लस 2Cl-, ठीक है, 2Cl-। तो अगर 100% आयनाइजेशन हो रहा है मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, ये मैंने बताया है कहाँ पे? आने के इक्विलिब्रियम में। तो जब 100% आयनाइजेशन होता है तो उस समय वन टॉप फैक्टर क्या होता है? सिंपली 1 + 2 दिस नंबर ऑफ आयंस कितने टूट रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा 3 हो गया। डिग्री क्या?
ये आई की वैल्यू, वन टॉप फैक्टर की वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, और हमको यहाँ से भी मिल सकता है, जो मैं फॉर्मूला आपको बताया हूँ, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो अल्फा क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, 100% आयनाइजेशन, मतलब क्या 100/100, अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास 1 दी है, तो ये 1 दिया हुआ तुमको। n मतलब क्या होता है, x + y, ठीक है। 1 + 2 मतलब तुम्हारा 3, तो ये तुम्हारा कितना हुआ, 1 + 3 - 1 इंटू 1, मतलब ये कितना हुआ तुम्हारे पास, 1 + 2 3 हो गया। तो यहाँ से भी तुम्हारे आई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, समझ में आया। और ऐसे 100% आयनाइजेशन के लिए मैंने तो निकालना सिखाया ही है आपको, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब CaCl2 का मोलर मास तुम निकालोगे, CaCl2 का जब मोलर मास निकालोगे, ये तो खुद कैलकुलेट कर लेना, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सिखाया था, ठीक है, कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया था। तो इसका निकालोगे तो आपके पास आएगा 111, ठीक है, कितना आएगा, 111 आएगा। अगर Ca, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि CaCl2 का मोलर मास कितना है, इस क्वेश्चन में गिवन था कि CaCl2 का मोलर मास कितना है, तो 111 नहीं है, या तो आपको याद करना होगा कि CaCl2 को कैसे निकालेंगे। Cl का कितना होता है, 35.5 ग्राम होता है, और कैल्शियम का जितना मोलर मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास जितना होता है कैल्शियम का, इन दोनों को ऐड करोगे, उसके बाद फिर मोलर मास निकालोगे, तो निकालने के बाद कितना आएगा, 111 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 111 ग्राम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ के नया कॉन्सेप्ट सीखोगे कि 20% वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है। कभी भी वेट बाई वॉल्यूम लिखा हो ना, तो ये समझ जाना कि 20 ग्राम CaCl2 इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये समझ जाना आप। अच्छा, आप जो फॉर्मूला लगाते हो ना, जो फॉर्मूला लगाते हो, पाई इज इक्वल टू, पाई बोल रहा हूँ, P इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी, ठीक है, यहां से तुम्हारा जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मिलता है वो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी तुम निकालते हो ये चारों फॉर्मूला लगा के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वहां से जो भी वैल्यू आती है वो क्या आती है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, ठीक है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। तो क्या हुआ तुम्हारा, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे आता है। क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला लगाने के लिए आई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में P = ICRT लगाएंगे तो आई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे देखो 1 आ चुकी, आई की वैल्यू 3 आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आई, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, आई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, ये हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ये हमको समझ में आया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम ले निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। अच्छा, तो एक मिनट, थोड़ा सा मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कि जब आई से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना, ये हमको समझ में आया। एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर हमको मिलता है, और यही हमको कैलकुलेट करना रहता है। कभी भी क्वेश्चन में बस ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने को पूछे तो समझ आना कि एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमको, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था, क्वेश्चन में गिवन था कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर अगर फाइंड करने को आपको बोला होगा तो समझ जाना कि एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। और वो कैसे निकालते हैं, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड गिवन होता है तो आई से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है, हमको समझ में आया। तो आई की वैल्यू हमको पता होगी कितनी, आई की वैल्यू हमको पता हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, मोलैरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे जरा बताना। तो मोलैरिटी हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 20/111, ठीक है। अरे ये CaCl2 था ना, तो इसका कितना ग्राम है, 20 ग्राम है, और CaCl2 का मोलर मास कितना है, 111। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 20/111 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब कितना हुआ तुम्हारा 100/100 ml ऑफ सोल्यूशन है यहाँ पे, तो उसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ तुम्हारे पास, ठीक है। 20/111 इंटू 1000 हो गया तुम्हारा, इंटू आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.082 हो जाएगी, इंटू टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर तुमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो 0 मत यहाँ पर रख देना, आपको क्या रखना है, इन केल्विन रखना है। तो उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होगा, इंटू 273। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास 121.4 atm,
ये वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो आप यहाँ से क्या सीखे कि वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्या हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और कभी भी आयनिक कंपाउंड होगा, कभी भी आयनिक कंपाउंड होगा तो 100% आयनाइजेशन गिवन है, तो हम लोग तो सिर्फ आयंस को देख के बता सकते हैं कि कितना होगा आई की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता हमको ऐसे निकालना है तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग। 3 आया, ठीक है। उसके बाद फिर जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो आयनिक कंपाउंड होगा तो आई से मल्टीप्लाई करके निकाल लगाएंगे, ठीक है। और कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कभी भी सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को बोले तो समझ जाना क्या निकालना है, एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। और ये जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें जो ये जो पी होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इसको जब कैलकुलेट किए तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अब मैं आर की वैल्यू यहाँ पे 0.082 ही क्यों लिखा हूँ वो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप वो देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो फिर आपकी गलती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन चैप्टर, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हुई पूरी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपका इसके बाद फर्स्ट होमवर्क क्या है कि मैं जो भी बोला हूँ, जो भी लिखा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर एनसीईआरटी की बुक खोलना, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर खोलना, सॉल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं सबको बनाने की कोशिश करना। नहीं बनेगा अगर तो उसके सॉल्यूशंस देख लेना, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब सॉल्व किया हुआ है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, उतना आप कर लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाना, सॉल्यूशन का लास्ट 15 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक बना देना, ठीक है ना। मतलब कि 2005 से 2019 तक का, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे पक्का बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे माइंडसेट से देखे होगे तो आपको एकदम सब समझ में आया होगा, एकदम झमाझम मजा आ गया होगा, ठीक है। यकीन मानो यार, अच्छे से नोट्स बना लिए होगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने तो हार मत मानना, सॉल्यूशन देखना और मेरे कॉन्सेप्ट से लिंक करने की कोशिश करना कि सर के कौन से कॉन्सेप्ट से कहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बनाओगे सॉल्यूशन को तो बहुत ईजी लगेगा आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आपको तो फर्स्ट अटैम्प्ट में बन जाएगा मेरे नोट्स देखने के बाद, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एक दिन का मैं गैप ले रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूँगा। एक दिन के गैप में प्लीज़ एंड प्लीज़ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है। वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं बहुत कुछ आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाऊँगा और डायरेक्ट नाम लिख के स्ट्रक्चर बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने तरफ से बस आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर तैयार करके रखना, ठीक है। एक दिन का गैप है, एक दिन की छुट्टी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। परसों से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा जीओसी से। अपना ध्यान रखना, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। माई ब्लेसिंग्स एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो फिर, बाय बाय।